बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। रात के अंधेरे में अमेरिका ने ऑपरेशन कैरी आउट किया, ईरान के ख़िलाफ़ कशम आइलैंड और सराउंडिंग एरियाज़ को हिट किया। बेसिकली जो वो इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना चाह रहे थे, उसमें से कुछ चीज़ों को हिट किया। 2 डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं जो तकरीबन 90% उस डिस्ट्रिक्ट के पानी को सप्लाई करते हैं, उनको हिट किया गया और शायद डैमेज कर दिया गया। उसके अलावा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग थी, उसको हिट किया गया, और एक टेलीकम्युनिकेशंस टावर था। ये जवाब हुआ है जब ईरान ने एलिजिडली एक अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका का गिरा दिया था। स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ के ऊपर ये हेलीकॉप्टर गिरा था। डोनाल्ड ट्रंप के बकौल जो दोनों पायलट्स हैं वो उसमें सेफ़ हैं, उनको एक ड्रोन के ज़रिए वहाँ से रेस्क्यू किया गया था। इन रियलिटी ये सिर्फ एक बिगिनिंग है ऑफ व्हाट इज़ ए लार्जर वॉर जो ट्रंप ने और अमेरिका ने और इसराइल ने करनी ही करनी थी। आप देख चुके हैं कि जो सीज़ फायर एक सॉर्ट ऑफ निगोशिएट हुआ था, जिसका डंडोरा पीटा जा रहा था, वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि लबनान में जंग अभी भी जारी है। इनफैक्ट टीयर सिटी के अंदर जो मिसाइल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद 11 लोग अब शहीद हो गए। तो बुनियादी तौर पे ये जंग एक और नॉच ऊपर रेव अप हो गई है। अगर आप इनिशियल अटैक देखें अमेरिका का और इसराइल का, तो पहले उन्होंने ईरान के लोगों को डराया। उन्होंने उनके डायरेक्ट शहरों में मिसाइल मारे, उनके लोग शहीद किए, उनके लीडरान शहीद किए। जब उन्हें नज़र आया कि ईरान के लोग डर नहीं रहे, तो फिर उन्होंने एक वॉर ऑफ अट्रिशन शुरू की, जहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी मुश्किल बनानी शुरू की ईरान के लोगों के लिए। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ को नाजायज़ तरीके से ब्लॉक किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज शुरू कर दिया, उन्होंने ब्रिजेस क्लैप्स करना शुरू कर दिए। बेसिकली वॉर क्राइम्स कमिट की। वॉर क्राइम्स उन्होंने पहले भी कमिट की थी, जब उन्होंने बच्चियों के स्कूल पे 2 दफ़ा स्ट्राइक मारी, यानी डबल टैप्स को कहते हैं, वो किया था। लेकिन अब वो वॉर क्राइम्स कमिट कर रहे हैं। अब इसको फर्दर एस्केलेट करने के लिए, क्योंकि ईरान ऑब्वियसली निगोशिएटिंग टेबल पे अमेरिका की नहीं मान रहा। इनफैक्ट इस अटैक से ये साबित होता है कि जितनी भी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था वो टोटल बकवास है। ईरान लगता है कि इंच भी बच करने को नहीं तैयार। उसकी वजह यह है कि ईरान ने किया ही कुछ गलत नहीं है। देखिए, आपने कुछ गलत किया हो तो आप कहते हैं हाँ यार समझ आती है। इनफैक्ट अब ये रिपोर्ट आ रही है कि जो ईरान और इसराइल की अभी स्कर्मिश हुई आपस में, जो मिसाइल एक्सचेंज हुआ है, उसको रोकने के लिए शायद यूएई के ज़रिए ईरान को $3 बिलियन उन्हीं के पैसों का रिलीज़ किया गया है। यानी कि याद है डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि ओबामा ने पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए, तो अब शायद $3 बिलियन ईरान को यूएई से मिला है, जो ईरान का ही था, जो बाय द वे उनके फ्रोजन एसेट्स से उनमें से ही था। यानी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले, उन्हीं के पैसे उनको मिल रहे हैं कि यार आप ये सीज फायर कर दें। लेकिन यार जीसी ने बड़ा पॉइंट बुलाएंगे कि जनाब हम हर किस्म की जारियत को फुल रिस्पॉन्स देंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि हमारे जिस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने की कोशिश की गई है, तो अब हम मिडिल ईस्ट के एनर्जी सेक्टर को हिट करेंगे, अब हम उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स को हिट करेंगे। ज़ाहिर है बहरीन की तरफ से ये हमला किया गया था, उनकी एयरबेस इस्तेमाल हुई थी और जॉर्डन की एयरबेस इस्तेमाल हुई थी, तो दोनों तरफ ईरान ने अपना हमला किया। बहरीन के अंदर भी मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुई, ड्रोन्स भेजे गए, और जॉर्डन के अंदर भी मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुई, तो फिर ईरान ने ड्रोन्स भेजे। बताया जा रहा है कि शहीद ड्रोन ने अपाची हेलीकॉप्टर डाउन किया। एक सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर होता है, लेकिन एनीथिंग इज़ प्रोन टू बी डिस्ट्रॉयड बाय ड्रोन्स। ड्रोन्स एक ऐसी चीज़ है जिसने वॉर को कम्प्लीटली पैराडाइम शिफ्ट की दे। एक चीप ऑपरेशन पे लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती है, इट्स ईजी टू वर्चुअली हिट एनीथिंग। स्पेसिफिकली जॉर्डन के अंदर ईरान ने टारगेट किया था F-35 के जो हैंगर्स हैं, कि जनाब हम इन्हें तबाह करेंगे ताकि इधर अमेरिका अपने F-35 हाउस ना कर सके, हमारे पे अटैक्स ना कर सके। ये स्टोरी डेवलपिंग है। रात को तकरीबन 2:30-3 बजे कार्रवाई शुरू हुई है, सुबह 6:30-7 तक ये मामला चले हैं। लेट्स सी आज के दिन में क्या होता है। ऑब्वियसली अब इसराइल को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया कि अगर अमेरिका ने स्ट्राइक्स कर दिया तो वो भी अपने इनरोड्स बना सकते हैं। देखने की ये चीज़ होगी कि इसराइल ईरान पे हमला करता है या जॉर्डन में डबल डाउन करता है, सॉरी लेबनान में डबल डाउन करता है। मेरा अपना तज्जिया ये है कि वो लेबनान पर डबल डाउन करेगा। हिजबुल्लाह ने वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ लेबनान को कहा है कि जनाब आपने ईरान से मरासम ठीक करें, आप इसराइल के जिन को नहीं समझते, ये आपको धोखा दे रहे हैं नेगोशिएशन के नाम पे। जिस दिन हिजबुल्लाह कमज़ोर पड़ गई उस दिन इन्होंने पूरे लेबनान को खा जाना है। इस सारी कशीदगी और सूरत हाल को देखते हुए एक इंटरेस्टिंग मुआहदा हुआ है टर्की और सऊदी अरेबिया का, कि उन्होंने आपस में एक रेलवे कनेक्शन बनाना है थ्रू सीरिया, ओमान और एंड आई बिलीव जॉर्डन, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। अब जो करंट सिचुएशन बनी हुई है, तो मेरे ख्याल से ये मुआहदा फ़िलहाल मुआहदा ही रहेगा, इस पर कोई अमल दरामदगी नहीं होगी, क्योंकि सिचुएशन बहुत टेंस हुई है। लेकिन आपको अब साफ नज़र आ रहा है कि जो पूरा मिडल ईस्ट है वो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के अंदर है। पहले सारे मिडल ईस्ट का माई बाप अमेरिका होता था, लेकिन अमेरिका ने दिफा नहीं किया। ईरान और इसराइल की इस रीजनल वॉर के अंदर अमेरिका सिर्फ इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, बम मार रहा है, ईरान पे अटैक कर रहा है, और यहाँ पे आग इंक्रीज़ किया जा रहा है। द टेम्परेचर इज़ कंटिन्यूसली राइजिंग, और इसका आउटकम ये है कि मिडल ईस्ट के ममालिक पिछले 3-4 महीने से कोई मीशत के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ कर नहीं पाए। यूएई कम्प्लीटली इसराइल के पल्ले में चला गया, सऊदी अरेबिया इज़ कन्फ्यूज्ड, पाकिस्तान का रोल इसमें क्या है ये भी कन्फ्यूजिंग लग रहा है। तो बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल पे
अरागाची जैसे लोग जो मॉडरेट कंसिडर किए जा रहे हैं वो करें कोई ऐसा अटैक या थ्रेट नहीं है इसका ईरान जवाब नहीं देगा। अब वो ये भी बात करें गालिबाफ साहब कि हमें जनाब निगोशिएट करना आता है, हम चाहते हैं डिप्लोमेसी हो लेकिन हम और ज़ुबानें भी बोल सकते हैं। मसलन एक डाइकोटमी ईरान में बताई जाती थी कि IRGC बहुत हार्ड लाइन है, जो उनके पॉलिटिशियंस हैं उनका थोड़ा सॉफ्टर स्टांस है, लेकिन अब उनके पॉलिटिशियंस भी खुल के कह रहे हैं कि जनाब नथिंग डूइंग, जिस तरह आप प्रोसीड कर रहे हैं तो हम भी IRGC के साथ हैं, हम भी फ़ौज के साथ हैं, हम भी ईरान के लोगों के साथ हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये सारी चीज़ें एक एस्केलेटरी नेचर की हैं। अल्लाह करे कोई बेटर सेंस प्रिवेल करे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। इनफैक्ट बेटर सेंस तो फ़िलहाल हमें मेरोज साहब कहीं भी प्रिवेल करते नज़र नहीं आ रही। आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। कोई मेन स्ट्रीम पर रिपोर्टिंग हुई है? नहीं। कोई विजुअल सामने है? नहीं। सोशल मीडिया पे विजुअल्स गर्दिश कर रहे हैं जहाँ पे IG आज़ाद कश्मीर मोटिवेट कर रहा है अपने ट्रूप्स को कि जनाब हमने छोड़ना नहीं है, जिसके पास गन है उसको मारो। यानी कि एस्केलेटरी नेचर उन्होंने भी शो कर दी कि जनाब मामला तता है, तेल फेंको और तता कर दो। अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर औकात ना वो जो फेमस इडियम नहीं है कि आई फॉर आई मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, कि कोई आपकी आंख फोड़े, आप उसकी आंख फोड़ दो, दुनिया बेहतर हो जाती है। दैट्स द इडियम ना, ये बात होती है कि अगर आग लगी हो किसी को तो उस पर तेल डाल दो तो फ़ायदा हो जाता है। तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक केओस ही हमें नज़र आ रहा है। 4 लोग मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि कोटली डिस्ट्रिक्ट में आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहीद हो चुके हैं। 4 पुलिस वाले शहीद हुए थे पहले, उससे पहले एक बंदा शहीद हुआ था JAC का जो मेंबर था। जितनी भी JAC की टॉप लीडरशिप है, शौकत नवाज़ मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अशरफ सरदार, अमान खान, ये सारे मौके से गायब हैं। इनफैक्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर अब इनका मैन हंट कर रहा है। 10 लाख रुपया इनाम उन्होंने अनाउंस किया है। उन मेहरोज साहब कंफर्म कर लीजिएगा और यहाँ लगा दीजिएगा, मेहरोज साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे टाइपो हुआ है, 10 लाख नहीं है, एक्चुअली 1 करोड़ रुपया है जो अनाउंस हुआ है। इनमें से किसी भी इंडिविजुअल के इंफॉर्मेशन के बारे में जो लीड टू अरेस्ट करे, ठीक है, और इनफैक्ट और लोग भी इस लिस्ट में बताए जाते हैं। तो देयर इज़ ए कंप्लीट केओस हमारे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान ने उसी वक्त बता दिया कि जनाब हमने रॉ का एक एसेट पकड़ लिया JAC के एक्टिविस्ट के अंदर से जो चैट्स कर रहा था कि इंडियन कर्नल के साथ। हमने एक्टिविस्ट पकड़ा रावला कोर्ट से, जो बाय द वे हब था जहाँ पे ये सारे के सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, और उसके मोबाइल का फोरेंसिक किया है। तो एक इंडियन ऑफिसर है बाय द नेम ऑफ कर्नल कुमार, उनसे वो बातचीत कर रहा था और वो कह रहे थे कि हम तुम्हें 5 लाख देंगे फॉर एवरी पुलिस ऑफिशियल टारगेटेड एंड किल्ड। यानी कि वो मज़ीद केओस बना रहा था। साथ ही साथ क्या कहते हैं, नजम सेठी साहब ने एक शो के अंदर हमें बताया है कि इस तरह IDF और मोसाद इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर में जगह ऑक्यूपाई कर चुके हैं। वो इनफैक्ट अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर रहे हैं अंडर द गाइज ऑफ टूरिज्म इन लद्दाख। वो ये कर इसलिए रहे हैं ताकि अगर चाइना के ख़िलाफ़ एक्शन लेना हो या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन लेना हो तो हम ऑलरेडी वहाँ बैठे हों। अगर ये बात सच है तो हम क्या कर रहे थे, छनकना बजा रहे थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना कि एकदम से JAC कलअदम हो जाती है, वहाँ से हमें दहशतगर्द भी मिल जाते हैं, वहाँ से हमें ऑडियो लीक भी मिल जाती है, वहाँ से हमें असला भी मिल जाता है, वहाँ से हमें पता चलता है कि एक्चुअली IDF और मोसाद बैठा हुआ है मकबूजा कश्मीर के अंदर। ये सब कुछ इकट्ठे ही हो जाता है। मसलन ये बात 2 महीने पहले भी हो सकती थी, 6 महीने पहले, साल भी नहीं। तब हमारे नैरेटिव को सूट नहीं करता था। तब हमने नैरेटिव ये बताया हुआ था कि हम हर चीज़ पे नज़र रख रहे हैं, हम हर किसी को तुन के रख देंगे। तो ये बातें सच होने के बावजूद, मतलब मुझे इसमें डाउट नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में हो सकता है रॉ को सपोर्टर हो, जिस तरह बलोचिस्तान के अंदर होते हैं। जहाँ भी फॉल्ट लाइन होगी वहाँ पे दूसरा मुल्क एक्सप्लॉइट करेगा। ये बात भी सच हो सकती है कि IDF बैठा हुआ है, क्या कहते हैं, इंडिया के साथ एक्सरसाइज करने लद्दाख के अंदर। मुझे इसमें भी शक दो राय नहीं है। मुझे सिर्फ ये शर्म आती है कि जब हमारे सहाफ़ी डीप स्टेट इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव बनाने के लिए डिफरेंट स्टोरीज पेश करते हैं। असल नजम सेठी साहब को ये बात कल तो नहीं पता चली ना, तो पहले से पता थी, लेकिन प्लेसिंग स्टोरी उसको प्रेजेंट किस टाइम आप करते हैं, क्यों करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो JAC में हैं वो उन मांगों के साथ खड़े हुए हैं। दे जेन्युइनली बिलीव कि हमें एहतजाज करना चाहिए, अपनी मांगें सरकार से मनवानी चाहिए। यही रिश्ता होता है नॉन इलेक्शन ईयर में स्टेट का और अवाम का। इवन इलेक्शन ईयर में ये रिश्ता होता है कि भाई आप हमारी मांगें सुने। जो महंगाई इस वक्त पीक पे चली गई है, अगर कोई लेबर क्लास या हमारे मजदूर आके एहतजाज करे तो हम क्या कहेंगे, रॉ ने उनको फंड किया। भाई लोग मर रहे हैं भूख से, लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, लोगों के पास साफ़ पीने का पानी नहीं है, तो वो अब एहतजाज भी ना करें। तो हमारा रिस्पॉन्स वॉज पैथेटिक एज गवर्नमेंट। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे करंट गवर्नमेंट है, जो हमारे करंट पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी डीप स्टेट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, दे हैव नॉट रिकग्नाइज द प्रॉब्लम। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट हैप्पी। वी आर नॉट इकोनॉमिकली हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी विद द लॉ एंड ऑर्डर, वी आर नॉट हैप्पी विद द पोजिशन ऑन टेररिज्म।
जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साईफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट। इसको बिग ब्रदर भी कहते हैं, जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। अब आप आपस में जिस मर्जी को ब्लेम कर दें, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कहते, पॉलिटिशियंस के ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं कहती, ब्यूरोक्रेसी के जज कुछ नहीं कहते, जज के जी आप हमारी वीडियोस बन रही हैं हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप सब लोग ये तनख्वाह और प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। मसलन आप बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं। इनफैक्ट आपकी बड़ी कोठियों पर अगर तनकीद हो, सवालों जवाब हो, तो आप पीका के नोटिस भेजते हैं। अभी 3 लोगों को पीका का नोटिस आया, जिसमें से इरशाद भट्टी साहब हैं, अलमशहूर हमारे फेवरेट, ठीक है, उनसे 100 इख्तलाफात बाय द वे। इरशाद भट्टी साहब हैं, आपके अल्लाह भला करे सलमान हैदर साहब हैं जो एंकर हैं, और इन्वेस्टिगेशन सेल हेड अनवर हुसैन साहब हैं, अनवर हुसैन सुमरा साहब हैं पब्लिक न्यूज़ के। हालांकि पब्लिक न्यूज़ ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी दी है, लेकिन सबको पिगा के नोटिस किए हैं। इन्होंने अलेज किया था कि 20 करोड़ रुपए की अपग्रेडेशन हुई है लॉन्स की, चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब के घर की। चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब के पास लैंड क्रूज़र है? लैंड क्रूज़र है ना, क्यों? 8 करोड़ की गाड़ी है, 7-8 करोड़ की गाड़ी है, लेटेस्ट लैंड क्रूज़र है। वाह, मतलब आप 20 करोड़ तो बाद में है ना, पहले आप इसको जस्टिफाई करें। कहीं चीफ सेक्रेटरी के पास लैंड क्रूज़र नहीं है। पॉइंट ये नहीं है कि 20 करोड़ आपने खर्च किया कि नहीं, पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग obscene हो चुकी है। आप हमारे मुंह पे पैसे फ्लॉन्ट करें। बहरहाल आप देखते हैं ये लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा तो भाई सपोर्ट हमेशा मजलूम के साथ ही होता है, वो सहाफ़ी हैं इस केस के अंदर। मुनीफ फारूक साहब जो एक और सहाफ़ी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि द क्लेम दैट 22 करोड़ रुपया was spent on loan is incorrect. No such detail is recorded in the document. It was a proposal related to the Commissioner House at 10 Ajerton Road, which was rejected due to higher costs. The Punjab government has also indicated that it will take legal action against those spreading false information. पंजाब गवर्नमेंट खुद भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देती है। किसने कहा था कि ये जो हमने जहाज़ लिया ये एयर पंजाब के लिए, क्या नाम था उनका? हाँ नहीं, उन्होंने नहीं कहा था, आज़मा बुखारी साहब। तो ये क्या है? फॉल्स इन्फॉर्मेशन। इस फॉल्स इन्फॉर्मेशन के तहत मैं फ़ील करता हूँ कि मोहम्मद सलाह तारिक गुलजार ऑफ ईऑन पॉडकास्ट को मेंटली टॉर्चर किया गया है। बिकॉज मैं तो ख्वाब देख चुका था कि मैं इस प्राइवेट जहाज़ में बैठूंगा जब ये एयर पंजाब की फ़्लीट में शामिल होगा, तो लिहाजा जो मेरा इमोशनल, मेंटल एंड पोटेंशियल फाइनेंशियल डैमेज हुआ है, उसकी बेसिस पे मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिमिनल प्रोसीड करूँ आज़मा बुखारी साहब के खिलाफ। अगर ये हरकत मैं करूँ तो आप लोग क्या कहेंगे? भाई तू पागल है। तो हम कोई गुंजाइश देने को नहीं तैयार, और सरकार सारी गुंजाइश लेने को तैयार है। मत सरकार गलती करे तो रॉ, सरकार गलती करे इंडियन साजिश, सरकार गलती करे कि तेल महंगा क्यों है तो कहें जनाब दुनिया का तेल महंगा, हालांकि टोटल झूठ था। सरकार मिस्टेक करे लॉ एंड ऑर्डर के अंदर तो कहे कि जनाब एक्चुअली ना हमारी गवर्नमेंट को ही गिराना चाहता है। आप ही गवर्नमेंट है ही नहीं। यू आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो आप डीप स्टेट की विल को तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब वकील भी सारे सेलिब्रिटी बन गए हैं। अब एडवोकेट मियाँ दाऊद साहब हैं, उन्होंने भी ट्वीटें शुरू कर दी हैं। ये ना एक कल्चर मुझे नहीं समझ आता। हमारे दानिश के मुताबिक वकील वो होता था जो अदालत में बहस करता था। अब माशाल्लाह वकील वो हैं जो मीडिया पे आके बहस करते हैं। अब वो साकिब चदर की ऐसे मियाँ अली शवाक ने ऐसी बोंडी बोंडी बातें की कि मोमना साहिबा की बहन ने उन्हीं भी मुकदमा कर दिया कि जनाब इसको डी बार करो, ये तो वकील ही सीखनी है। हालांकि मोमना साहिबा ने खुद आके सोशल मीडिया पर बड़ी बातें की हैं। ये वकील हैं यार, हालांकि इनका कोई ताल्लुक नहीं गवर्नमेंट से, लेकिन हमारा जो म्यार है, द क्वालिटी ऑफ पर्सन दैट वी आर, वो गिरता जा रहा है। चलें, ये तो चलें, इन्होंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी थी। हमारे भाई सुराब बरकत को क्यों उठा लिया? अब सुराब बरकत भाई को अरेस्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 20 and 26A ऑफ पीका एक्ट।
FIR अथॉरिटीज़ ने अलेज किया कि यूट्यूब वीडियो पब्लिश ऑन 5 जून 2026 कंटेंट फॉल्स, मिसलीडिंग एंड इंटिमिडेटिंग कंटेंट प्रमोटिंग द नैरेटिव ऑफ JAC एंड वाज लाइकली टू इंसाइट पब्लिक डिसकंटेंट, फियर, पैनिक एंड डिसऑर्डर। Siyasat.pk ने 7 जून 2026 को ट्वीट किया, सुराब बरकत अरेस्टेड अगेन, अरेस्टेड फॉर रिपोर्टिंग ऑन कश्मीर प्रोटेस्ट। सुराब बरकत वाज प्रेजेंटेड बिफोर द जज टुडे, संडे को जज के सामने प्रेजेंट किया गया। ऑन NCS's रिक्वेस्ट 1 day फिजिकल रिमांड ऑफ सुराब बरकत हैज़ बीन अप्रूव्ड। क्यों? ऐसा उसने क्या कहा है JAC के बारे में? और आप मुझे ये बताएं, आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, ऐसे ही है, आप लोगों के वोट लेके आए ना, मरीम नवाज साहिबा होगी, शबाशी साहब होगा, आपको मेजोरिटी मिला है। कितनी सीटें नून लीग की नेशनल असेंबली में? 90, 100। तो 100 कंस्टिट्यूंसी आप जीते हैं, बाकी PPP जीता है, गवर्नमेंट आपने बनाई है, तो आपको किस चीज़ का डर है? आप लोगों को बता दें, झूठ बोले लोग लब्बैक कह देंगे, लोग इन पे थूकेंगे, कहेंगे ये झूठे मकार लोग हमारे चलते हुए पाकिस्तान को रोक रहे हैं, हमारे चलते हुए पाकिस्तान को डिरेल कर रहे हैं। इसलिए आपको ये कानून चाहिए होते हैं, इसलिए आप इन कानूनों की मैनिपुलेशन करते हैं और लोगों के ऊपर जायज़ नाजायज़ हर हथकंडा इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे हम बैठ के कॉल आउट करते हैं, इज़राइल जो फ़लस्तीन के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, इज़राइल जो इस वक्त लबनान के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, अमेरिका जो उस जेनोसाइड के लिए पे कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस जेनोसाइड के लिए देता है, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर शबाशी साहब कहते हैं कि इसको नोबेल पीस प्राइज़ दो। शायद पीस का मतलब चेंज हो गया, पीस का मतलब होता था अमन, लेकिन ये दूसरा वाला पीस है, टुकड़े। यानी शबाशी साहब को लगता है कि नोबेल पीस प्राइज़ को ऐसा प्राइज़ है जो मुल्कों के टोटे करे बंदा उसको प्राइज़ दे देते हैं। तो बुनियादी तौर पे जब हम ये चीज़ें कॉल आउट करते हैं तो हम ब्लाइंड नहीं हो जाते। हमारी हुकूमतों, हमारी डीप स्टेट की हरकतों सकनात हमारे मुल्क के अंदर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं। पाकिस्तान ने खून, पाकिस्तान की अवाम ने खून, पसीना, दौलत, हर चीज़ बहाई है अपने कश्मीरी भाइयों के ऊपर, और आज हमारी रियासत उनके साथ ये कह रही है। उनकी पॉलिटिकल डिमांड्स में JAC ने कभी भी गोलियां नहीं चलाई अपने 2 साल के एहतजाजों की हिस्ट्री में। आपने उन पर डंडे भी बरसाए, टीयर गैसिंग भी की, फायर भी चलाए, और आपने वहाँ मीडिया ब्लैकआउट भी किया हुआ है, इंटरनेट की बंदिश भी की हुई है, वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन भी बंद की हुई है ताकि इन्फॉर्मेशन बाहर ना आ सके। देखिए, दुनिया में तो शायद आप तगड़े हों, हमारे बड़े अक्सर कहते होते हैं, लेकिन रोज़े मैशर क्या करेंगे? गुनहगार तो हम सब हैं। छोटी मोटी, बड़ी पतली लंबी कोताहियाँ हम सब से होती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे हम कोशिश करते हैं कि हम अपने गुनाहों का जो डैमेज का एक्सटेंट है लिमिट करें। लेकिन जब हम रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब लोग इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो उनका आखिरत का इम्तिहान बहुत बड़ा होता है। इसको हल्के में मत लीजिए। आपके एक छोटे छोटे डिसीजन से करोड़ों लोग अफेक्ट होते हैं और आपको परवाह ही नहीं होती। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे लीडरों के दिल में रहम पैदा करे और उनको हक की जंग में साथ देने की हिम्मत दे, ताकि वो जो अपना ये पेंट अप अग्रेशन है करेक्ट जगह पे निकालें, ना कि इनोसेंट पाकिस्तानियों पे। हमारी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए करते हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।